So you've worked with the luxury automobile brands like Mercedes, Jaguar Land Rover and Audi. So what do you think makes a luxury product luxury? Is it a price tag or is it something deeper? अभी आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा कि बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है, उनके पास सब लग्जरी ब्रांड की कार्स है, उनके पास सब लग्जरी प्रोडक्ट्स है। मे बी इंडिया के टॉप मोस्ट 4-5 बिजनेस टाइकून या वर्ल्ड के 4-5 बिजनेस टाइकून में से एक है, तो उनके लिए लग्जरी का डेफिनेशन क्या होगा? And how do you justify the price tags of these products? कॉस्ट बहुत छोटा पार्ट है। कॉस्ट इज ऑफ हमारे लिए कॉस्ट क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। Manufacturing. नो, इट इज नॉट दैट। इनके लिए कॉस्ट है, डिजाइन है, R&D है, Okay. उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। So what is the most effective way of selling then, if not digital media? इमोशंस जो होता है ना, उनके इमोशंस के आप केयर करेंगे, बिकॉज दे हैव एवरीथिंग। हमारे से महंगी कार है, हमारे से महंगा घर है, सब कुछ है। आप उनको 25,000 की भी गिफ्ट दोगे, इट डजंट मैटर फॉर देम, बट इफ यू केयर फॉर देयर इमोशंस एंड देयर कन्वीनियंस, दैट पेज। आपके कस्टमर सर्विस करियर का सबसे डिफिकल्ट इंसिडेंट कौन सा रहा है अभी? कस्टमर का प्रोफेशन ऐसा था कि आपको पता चल जाएगा कि इट इज़ नॉट अ हेल्दी प्रोफेशन। तो ऑफिस में सबको बोल दिया कि सब बंद कर दो, बंद करके चले जाओ, ये लोग यहाँ पे ही रुकेंगे। ऐसा थोड़ा उसने तनाव क्रिएट करने का ट्राई किया। वी वर ऑल्सो टेंस्ड, बट वो जो बोलते हैं धीरे धीरे हम लोगों को अंदर से इंट्यूशन, अपना एक्सपीरियंस, इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद आ जाता है कि वी Mercedes, Jaguar, Land Rover, Audi. These are not just cars, these are dreams. And in delivering these dreams, an entire teamwork goes through, rather I would say army. और इस आर्मी के जनरल आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर धनराज कामदार, हु इज़ अ बिजनेस हेड ऑफ जैगवार लैंड रोवर सिंस लॉन्ग, और उन्होंने बहुत सारी लग्जरी ऑटोमोबाइल ब्रांड सेल करने में हेल्प किया है। एंड ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस लास्ट 24 ईयर्स इन दिस इंडस्ट्री, और इनको बहुत माइन्यूट डिटेल्स पता है सेल्स की, मार्केटिंग की, ब्रांड लॉयल्टी की, टीम वर्क की, और आज इन्हीं सब टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन किया है। So I'm sure this discussion is going to provide you a lot of insights on how to manage teams, on how to create brand loyalty. Small businessman के लिए helpful है, अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, प्रोफेशनल है, तो आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आप एक कार यूजर भी हैं इन जनरल, there would be some points that you can keep in mind. So keep watching till the end. Welcome to the show, Mr. Dhanraj. I'm so grateful for you to be here. थैंक यू। एंड इट मेक्स इट सो इंटरेस्टिंग कि आपने इनिशियल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में एंटर किया, लेकिन आज आप बिजनेस हेड हैं जैगुआर लैंड रोवर के। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी, व्हाट इज दैट वन स्किल और इंटेंशन मे बी that keeps you going to the corporate ladder, and which is the most important when it comes to promotion in organizations? Yeah, see, what I would say is, I believe in one thing. One should do what he or she likes, Yeah. or one should start liking what he or she does. Yeah. So one has to balance between the, it's a very thin line, and one has to balance that. So if you ask me particularly about myself, I had a keen interest in communication, conversations, even technicality, automobile. That was my passion. So my passion was automobile, and my passion was also communication and leadership skills basically. So that actually helped me to start a career from a very technical ground, and then slowly to the middle management, and then the leadership profile. ओके, सो आपके माइंड में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, सॉफ्ट स्किल्स या हार्ड स्किल्स? मुझे लगता है सॉफ्ट स्किल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। अगर सॉफ्ट स्किल बहुत अच्छा है तो यू कैन इजीली टेक ओवर द हार्ड स्किल्स। आई गिव यू एन एग्जांपल। मैं ऐसी इंडस्ट्री में हूँ जहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ऑटोमोबाइल्स होते हैं, सो ज़रूरी नहीं है कि मुझे वो सब आना चाहिए। वो करने के लिए हमारे पास टेक्नीशियंस होते हैं, वो सर्टिफाइड और बोलते हैं ना कि हाई लेवल की ट्रेनिंग वो लोग लेके आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो मुझे आना चाहिए, लेकिन मुझे वो आना चाहिए कि उनके साथ कैसे डील करना है। सो वो उसके लिए सॉफ्ट स्किल चाहिए। सो इसलिए आई पर्सनली फील कि सॉफ्ट स्किल जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और गेटिंग वर्क डन आउट ऑफ पीपल, लोगों से काम निकलवाना,
वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म सो मैं हमेशा वेटेज दूंगा। डेफिनेटली आप जो इंडस्ट्री में हो उसका स्पेसिफिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, बट सिर्फ उसके भरोसे पे यू कैन नॉट बिल्ड अ कैरियर। आपको सॉफ्ट स्किल तो चाहिए ही चाहिए, और सॉफ्ट स्किल आप प्रैक्टिस करते करते वो हार्ड स्किल भी सीख सकते हो। कई बार मेरे प्रोफेशन में होता है कि कोई टेक्निकल ग्लिच है, टेक्निकल इश्यू है, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, और मुझे उसके लिए ही कस्टमर को जवाब देना होता है। तो देन आई गो टू द टेक्निकल एक्सपर्ट पर्सन, उसको धीरे धीरे मैं पूछता हूँ कि ये फॉल्ट कैसे होता है, इसका रीज़न क्या होता है, उसको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। वो मुझे बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में जवाब देता है, मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ एकदम लेमैन की लैंग्वेज में, और मैं कस्टमर को वो चीज़ समझा के कन्विंस करता हूँ, और वो मुझे हेल्प भी करता है। सो आई वुड कंक्लूड दैट सॉफ्ट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay. So you've worked with the luxury automobile brands like Mercedes, Jaguar Land Rover, and Audi. So what do you think makes a luxury product luxury? Is it a price tag or is it something deeper? इट इज़ समथिंग डीपर। What's that? जो मैं बोलूँगा ना कि लग्जरी की डेफिनेशन हमेशा चेंज होती है। वो कंट्री के हिसाब से चेंज होती है, आदमी के थिंकिंग के हिसाब से भी चेंज होती है, सबके हिसाब से चेंज होती है। अभी आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा कि बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है, उनके पास सब लग्जरी ब्रांड की कार्स है, उनके पास सब लग्जरी प्रोडक्ट्स है। मे बी इंडिया के टॉप मोस्ट 4-5 बिजनेस टाइकून या वर्ल्ड के 4-5 बिजनेस टाइकून में से एक है। तो उनके लिए लग्जरी का डेफिनेशन क्या होगा? क्या होगा? उनके लिए लग्जरी है टाइम। ओके, या तो वो उनको जो टाइम मिले अपने लिए, वो उनके लिए लग्जरी है। राइट? जैसे हमारे जैसे लोग हैं तो हमें हमेशा लगेगा हाँ 5 बेडरूम का फ्लैट होना चाहिए, एक लग्जरी कार होनी चाहिए, राइट, अब्रॉड में 4-5 ट्रिप होनी चाहिए, वो हमारे लिए लग्जरी है। लेकिन किसी और के लिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, उनके लिए वो लग्जरी नहीं है, उनके लिए अपने लिए टाइम निकालना वो लग्जरी है। ऐसे कंट्री की बात मैं करता हूँ, तो जैसे हम लोगों को बताया गया था लग्जरी के सब लेसन्स के अंदर कि वो चेंज होती रहती है। जैसे इंडिया के अंदर हम लोग जानते हैं कि लेबर इज वेरी चीप, राइट, तो हम लोग काफी लोगों के घर पे है जो मेड आती है, और मिडिल मिडिल क्लास आदमी भी मेड को अफोर्ड कर सकता है। बट अगर आप ब्रिटेन में जाओगे तो हैविंग अ हाउस मेड इज अ बिग लग्जरी, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि हम यहाँ पे स्टिच्ड क्लोथ्स पहनते हैं, हमारे खुद के दर्जी होते हैं, टेलर्स होते हैं, वो हमारा नाप लेके बनाते हैं, वो हमारे लिए बहुत आम आदमी है, बहुत आम चीज़ है। लेकिन आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे, वहाँ पे स्टिच करवा के पहनना बहुत एक्सपेंसिव है। तो लग्जरी की डेफिनेशन है वो स्टेडी नहीं होती, वो हर एक के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो लग्जरी इज समथिंग विच मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, आपको दूसरे लोगों से डिफरेंट फील करवाता है, आपको एक्सक्लूसिविटी करवाता है, राइट, आपको एक्सक्लूसिविटी फील करवाता है। जैसे मैंने आपको एक बिलियनर का एग्जांपल दिया, राइट, उसको ऐसा मिलेगा, आधे घंटे का उसको आराम भी मिलेगा, तो ही विल फील मोर एनर्जेटिक देन अदर कॉम्पिटिटर्स इन हिज फील्ड। तो वो आपको एक्सक्लूसिविटी फील करवाता है, वो आपको बहुत कंफर्ट देता है, और आपको थोड़ा एक बोलते हैं ना कि सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, और थोड़ा बहुत पावरफुल भी फील करवाता है। तो लग्जरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोस थिंग्स। क्योंकि बाकी सब वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इज दैट द सेम सेटिस्फेक्शन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट? द सेटिस्फेक्शन ऑफ फीलिंग डिफरेंट फीलिंग्स, हाँ, डिफरेंट फीलिंग्स। ऑल राइट, एंड हाउ डू यू जस्टिफाई द प्राइस टैग्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स जो लग्जरी कार्स होती हैं? क्योंकि यूटिलिटी में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, चाहे हम 10 लाख की कार की बात करें या चाहे हम मे बी 4 करोड़ 3 करोड़ की कार की बात करें। हाउ दीज ऑर्गेनाइजेशंस जस्टिफाई दिस बिग प्राइस डिफरेंस दैट इज देयर बिटवीन a regular car and a luxury car? हाँ, तो ये लोगों का जो लग्जरी ब्रांड्स है, उनके लिए ब्रांड वैल्यू बहुत मायने रखती है। ब्रांड वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर्सनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो उसके बेस पे मैं बोल सकता हूँ कि ब्रांड की जो है वो जो प्राइस टैग आप बोलते हो, वो उसके हिसाब से होते हैं, उसमें फीचर्स आते हैं, उसमें एक्सक्लूसिविटी आती है। तो ये लोग भी तो उसका एक बहुत छोटा पार्ट प्ले करता होगा ना?
कॉस्ट बहुत छोटा पार्ट है. हम्म. कॉस्ट इज ऑफ, हमारे लिए कॉस्ट क्या है? मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग. नो, इट इज नॉट दैट. इनके लिए कॉस्ट है, डिजाइन है, ऑलराइट. R&D है, Okay. उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, उनका कौन से कस्टमर सेगमेंट पे वो लोग फोकस कर रहे हैं वो है. बहुत सारा रिसर्च होता है कस्टमर को क्या चाहिए वो आइडेंटिफाई करने के लिए. सेफ्टी के लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है. सो बेस्ट आई वुड से कि कंफर्ट और सेफ्टी जो होती है उसके बेस पे जो बोलते हैं ना प्राइस टैग वेरी करता है. ऑलराइट. एंड जो कस्टमर है, एक 10 लाख की कार का जो कस्टमर है उसके प्रेफरेंसेस अलग होंगे from a customer who's buying a car worth rupees 3 crores. How are these preferences different, or what are the things that these two people are valuing differently? कार का काम है पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना. वो तो ये दोनों कार करती है, राइट. लेकिन जो 10 लाख की कार खरीदता है उसके लिए वो ज़्यादातर यूजेज है, यूटिलिटी है और मोबिलिटी है, उसके लिए मायने रखता है. जो 3 करोड़ की कार लेता है उसके लिए एक तो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है, सेंस ऑफ एक्सक्लूसिविटी है और अ डिफरेंट आइडेंटिटी. ये उसके लिए मायने, डिफरेंट आइडेंटिटी. आई शुड लुक अपार्ट फ्रॉम अदर 100 पीपल, वो उन लोगों को होता है. तो इसीलिए ये जो 10 लाख की कार है उसका माइंडसेट, उसका एक्सपेक्टेशन अलग होता है, और 3 करोड़ की कार है उसका एक्सपेक्टेशन अलग होता है. Are you seeing any changes in the demography of potential customers? See, demography of potential these customers, luxury buyers, Yeah. it depends a lot on the economical views. Okay. जैसे अभी आपने सुना होगा अभी ये सब टैरिफ वॉर चल रहा है. Yeah. So it has impacted luxury market. How? People are afraid to spend money on the luxury. Okay. They, whenever any economical uncertainty comes, people have a tendency to hold money. Yeah. सो लग्जरी ब्रांड का जो सेलिंग होता है कि वो बहुत सारा इकोनॉमिक वेव्स है, कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन है, डेमोग्राफी आपने बताया, तो वो स्टेट के अंदर जो डेमोग्राफी सिचुएशन है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है. जैसे गुजरात, तो गुजरात में लग्जरी कार बायर्स में कौन लोग होंगे? जो इंडस्ट्री बूम कर रही है, लाइक वो लोग होंगे. जैसे कंस्ट्रक्शन है, जैसे इंडस्ट्रीज है, कई केस में स्टार्टअप्स भी है, ऐसे लोग होते हैं. अगर आप नॉर्थ की साइड चले जाओ तो लग्जरी बायर्स में ज्यादातर डेफिनेटली ये सेगमेंट तो होता ही है, उसके अंदर ऐड होता है पॉलिटिकल्स आल्सो, पॉलिटिशियंस आल्सो. सो वो डेमोग्राफी है वो चेंज होती रहती है. आप कोई ऐसी जगह पे जाओ कि जहाँ पे रोड कंडीशन इज नॉट गुड, सो देयर आल्सो यू विल फाइंड रिच पीपल, बट दे वुड बी बाइंग मोर एसयूवीज. ओके. तो इसके लिए ये लोग, ये सब चीजें हैं वो हमेशा वेरी होती है. सो डिफाइन करना है तो ये उसमें बोलते हैं कंफर्ट है, सेफ्टी है, डिजाइन है और ब्रांड वैल्यू है, वो बहुत मायने रखता है. And how do you see the affordability of consumer changing over the years? I would say पहले अपने जो consumers, if you talk about Indian consumers, yeah. I'll start with them. So they उनका ऐसा है कि वो पहले पैसे बहुत बचाने में मानते थे, वो फ्यूचर में इन्वेस्ट करते थे. लेकिन आफ्टर ये जो सब कोविड और पैंडेमिक हुआ, उसके बाद लोगों में एक मेंटालिटी आ गया है कि वाई टू सेव, एंजॉय द लाइफ. तो वो एंजॉय करने के लिए सब कुछ होता है, उसके अंदर लग्जरी कार खरीदना है, अभी खरीद लेते हैं, अभी एंजॉय करते हैं, कल किसने देखा है. तो माइंडसेट जो है वो चेंज होता रहता है. ओके. आप कस्टमर सर्विस में हैं फॉर अ लॉन्गर पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो आपने कभी डिफिकल्ट कस्टमर से डील किया है? इफ यू कैन गिव अस एन एग्जांपल ऑफ दैट. रिपीटेड होता है. इन माय केस आई वुड से डिफिकल्ट कस्टमर को हैंडल करना 2-3 टाइम्स इन अ मंथ तो मेरा कम से कम होता ही है. ऑलराइट. तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती है. कुछ कस्टमर को लगता है प्रोडक्ट इश्यू है लेकिन उसका अंडरस्टैंडिंग इश्यू है, लाइक उसका परसेप्शन है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ ऐसे बहुत सारे मैंने डील किए. अभी एक वीक पहले ही एक कस्टमर का मैंने फेस किया था. द स्टोरी वेंट अप टू द मीडिया ऑल्सो. हाँ, तो ऐसी सिचुएशन भी आती है. कैन यू गिव अस अ ब्रीफ ऑफ दैट? सी, इसमें बेसिकली आई कैन से कि कस्टमर का एक परसेप्शन था कि वो प्रोडक्ट इश्यू है. अभी इफ इट इज अ प्रोडक्ट इश्यू इट वुड कम रिपीटेडली.
जो मेरे पास इंसिडेंट था उसमें कस्टमर का प्रॉब्लम रिजॉल्व होता था और 7-8 हजार किलोमीटर के बाद प्रॉब्लम आता था। तो इट वाज कमिंग आफ्टर 7-8,000 किलोमीटर ऑफ यूजेज, और वो यूजेज कंडीशन कस्टमर का ऐसा था कि जो पार्ट फेल हो रहा था उसके अंदर वो धूल मिट्टी फंस जाती थी, तो उसको थोड़े थोड़े टाइम पे क्लीन करना पड़ता है। right? तो वो कस्टमर का परसेप्शन था कि वो पार्ट मेरा बार बार बिगड़ जाता है, लेकिन एक्चुअली वो डिटेल में जाए तो वो प्रॉब्लम नहीं था। वो बोलते हैं ना कि एक सर्कमस्टेंसेस आते थे, एक फिनोमिनन आता था जो 6-7 हजार किलोमीटर के बाद आता था, और वो पार्ट को सर्विसिंग मांगता था, विच वी यूज्ड टू गो एंड क्लीन एंड एवरीथिंग, और उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। कस्टमर के लिए वो प्रोडक्ट इश्यू था, क्योंकि कस्टमर का अंडरस्टैंडिंग बहुत मायने रखता है, और कौन से कस्टमर को हम कौन से प्रोडक्ट देते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये कई केस में होता है कि ऐसे कस्टमर भी है जो इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर 15 दिन में भी प्रॉब्लम होती है तो दे डोंट अटर अ वर्ड, क्योंकि वो सालों से वो सब कार यूज करते आ रहे हैं। लेकिन जो नियो रिच कस्टमर है उनको ऐसा है 2 करोड़ 3 करोड़ में मैंने गाड़ी भी खरीद ली, शोरूम भी खरीद लिया, सब लोगों को भी खरीद लिया। तो ऐसी सिचुएशन भी आती है, वो भी हम लोगों को हैंडल करते हैं। And how did you handle that? सी इट हैज टू बी हैंडल विद द एम्पैथी। Okay. एक तो क्या होता है वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जैसा एक हमको सिखाया जाता है, तो प्रॉब्लम उनके दिमाग में प्रॉब्लम है वो हमको सुनना ही पड़ेगा, वो सुनना पड़ेगा, उसमें ग्रजेस आएंगे, उसका बहुत सारे बोलते हैं ना आरोप भी आएंगे, ग्रजेस आएंगे, ऐसा दिया, वी हैव टू लिसन टू दैट। ऑलराइट। उसके बाद एक सिचुएशन आता है कि व्हेन ही फिनिशेस एवरीथिंग, फिर उसको बोलना पड़ता है कि सर अब मैं आपको 2 चीज समझाता हूँ, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, इसकी वजह से होता है। एंड सेकंड उसको रीइंस्टेट करवाना पड़ता है कि आपने जो प्रोडक्ट लिया वो बहुत सही लिया है। लग्जरी ब्रांड कस्टमर सर्विस में एक चीज बहुत ध्यान रखनी पड़ती है, वी ऑलवेज हैव टू अप्रिशिएट कस्टमर फॉर बाइंग दैट प्रोडक्ट। हर कोई नहीं खरीद सकता है, राइट? 1-1.5-2 करोड़ की कार जो है वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और वो कस्टमर के लिए भी एक जमाने में वो ड्रीम था, तो उसके लिए दैट ड्रीम केम ट्रू। और उसके अंदर ऐसा टेक्निकल कुछ इश्यू आता है तो डेफिनेटली उसको हो जाता है कि मेरा ड्रीम शैटर्ड हो गया। सो वी हैव टू गिव दैट रिजोल्यूशन टू हिम, और उसको एक्सप्लेनेशन करनी पड़ती है, एम्पैथी होती है, बहुत सारा बोलते हैं ना सॉफ्ट स्किल होता है, स्ट्रेटेजी होती है। उसके बाद धीरे 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 कस्टमर को लगता है कि हाँ अभी थोड़ा, हम लोगों को लगता है कि नाउ ही इज रेडी टू टॉक, फिर उसके बाद हमको हमारा पॉइंट पुट फॉरवर्ड करना पड़ता है, और उसके बाद उसको एक्सप्लेनेशन, वी हैव टू सपोर्ट दैट विद द पॉइंट्स। जैसे कस्टमर का इश्यू था तो मैंने पहले सब बोल दिया, बोला हाँ नहीं होना चाहिए, फिर मैंने आराम से बताया कि सर ये चीज़ होती है, आप देखो अगर मेरे रिपेयर में, हमारे रिपेयर में या प्रोडक्ट में इश्यू होगा तो तुरंत आती है, लेकिन आप देखो 5-6 हजार किलोमीटर के बाद आती है, हम भी कितना मॉनिटर करेंगे। तो देन थोड़ा उसको समझ में आया वो कस्टमर को, एंड देन ही अंडरस्टूड एंड देन ही एग्रीड, और फाइनली तो ही, अभी इनका हो सकता है ईगो बहुत बड़ा होता है, सो फाइनली ही स्टक टू हिज वर्ड, इस बार प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा तो मैं कुछ भी कर दूंगा, सो दैट टाइम वी हैव टू कीप पेशेंस, वी हैव टू एक्सप्लेन हिम कि सर मेरा काम है कार को रिपेयर करना है, जितनी बार बिगड़ेगा मैं रिपेयर करूंगा। और ऐसे केस में कई बार क्या कस्टमर कंपेंसेशन मांगता है, रिफंड मांगता है, वो बहुत सारी चीजें होती है जो प्रैक्टिकल होती ही नहीं है। वो आप देखोगे तो कई सारे न्यूज ऐसा है कि कंपेंसेशन दिया, लेकिन बहुत रेयरली होता है। तो ऐसे केस में कस्टमर को फॉर्मली, पोलाइटली फॉर्मली बोलना पड़ता है मैं इससे ज्यादा आपको नहीं दे सकता। सो वो बॉर्डर जो है वो लगा देनी पड़ती है, उससे उसको पता चल जाएगा इससे ज्यादा नहीं, अब मैं जो आपको दे रहा हूँ उसमें मैं आपको बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन दूंगा। और ऐसा थोड़ा परसुएशन करते हैं, पेशेंस रखते हैं और पोलाइटली बात करते हैं, सो दे अंडरस्टैंड ऑल्सो। तो एक वो जो मैंने बोला ना साइकिल है, उसको सब बाहर निकालना पड़ता है, निकालने के बाद वी हैव टू गिव देम द सॉल्यूशन। आपके जो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं, जैसे आपने बोला कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी होते हैं, सो दे मस्ट बी हैविंग सम मसल पावर और फाइनेंशियल पावर, बेसिकली दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल। और जो सेल्स टीम होती हैं वो कैसे आप उनको ट्रेन करते हो कि वो इतनी स्ट्रेंथ रखे कि इन केस देयर इज एनी अनॉमली वो हैंडल कर पाए उन चीज़ों को? सी इसके लिए एक बहुत बेसिक चीज़ है कि ये ऐसे कस्टमर से डील करते हैं तो उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हम उनके जितने पावरफुल है और हम उनके जितने रीच है।
जो हमारे पास नहीं है, वी आर नॉट देयर। Of course. सो व्हाट हेल्प्स अस इज अ नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। All right. और जिस दिन उनको लगता है कि Hmm. उनकी कार के बारे में हम उनसे ज़्यादा जानते हैं, दे स्टार्ट ट्रस्टिंग अस। Okay. Hmm. तो नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट Hmm. एंड हैंडलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। All right. जिस दिन उनको लग जाता है कि हाँ, इसको फ़ोन करने से मेरी कार अटेंड हो जाती है, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, देन सिर्फ ट्रस्ट बिल्ड होता है। सिर्फ फ़ोन करके बोलते थे गाड़ी भेज रहा हूँ, तुमको जो रिपेयर करना है वो कर देना। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज होना है, वो जो मैंने बताया, नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी कई चीज़ होती है, अभी आजकल के कस्टमर बहुत रिसर्च करके आते हैं। 70% तो प्लान बना के ही आते हैं वो, Yeah. कि उनको क्या लेना है, राइट? तो उसमें लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स टीम के लिए नीड एनालिसिस करना है, All right. कि आप कार कौन सी कार अभी यूज़ कर रहे हो, फिर आप कौन से पर्पस के लिए कार खरीदना चाहते हो, ऑफिस आने जाने के लिए, साइट पे आने जाने के लिए, कितना किलोमीटर आपका रनिंग है। ये सब नीड एनालिसिस करने के बाद उसको राइट प्रोडक्ट बतानी होती है। ऐसा करते हैं तो आई वुड से कि कोई भी कस्टमर होता है, उसको समझ आ जाती है कि वी आर थिंकिंग मोर अबाउट हिज चॉइस देन ही हैड इमेजिन। All right. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। All right. You also talked of some instance in which there was one political personality जिनकी कार के साथ कुछ issues हो रहे थे and you went to his office. Would you like to elaborate on that? हाँ, सी हम लोगों की इंडस्ट्री में ऐसा होता ही है, दिस काइंड ऑफ पीपल, वी कांट जस्ट टेल देम कि सर गाड़ी वर्कशॉप पे भेजो, मैं रिपेयर करूँगा, ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू गो एंड मीट देम। अभी जैसे बोलते हैं कि एक कस्टमर के कार के अंदर देयर वाज अ जेन्युइन प्रोडक्ट इश्यू, Yeah. ही वाज वेरी पावरफुल, All right. यू नो, ही वाज थ्रेटनिंग ऑफ व्हाटएवर इज, मैं शोरूम बंद करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो सब होता है। ऐसे में वी कांट डू एनीथिंग, वी जस्ट हैव टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव अस हिज 5 मिनट्स, कि एक बार मुझे एक मौका दे दीजिए, ऐसा देना पड़ता है। तो ये जो इंसिडेंट मैंने आपको बताया था, उसमें कस्टमर की कार जो थी उसमें रिपीटेड प्रॉब्लम था। हमने उसको हमारा एक लोनर कार दिया था, और कस्टमर ने हमें बोल दिया कि जब तक मुझे दूसरी कार नहीं मिलेगी तब तक मैं लोनर कार वापस नहीं दूंगा। और हमने जो लोनर कार दी थी वो उसकी कार थी, उससे हायर सेगमेंट था, तो वी वर एट लॉस। All right. तो ऐसे में हमने क्या किया कि टाइम थोड़ा पास होने दिया, उसको वो कार भी यूज़ करने दी, हमारी लोनर कार। हम लोगों को डेफिनेटली टेंशन था। थोड़ा टाइम जाने के बाद हमने अप्रोच किया, ही वॉज नॉट आंसरिंग कॉल्स। तो हमने उसके जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके साथ कांटेक्ट किया कि वो है वहाँ पे, एंड कस्टमर आउट ऑफ स्टेशन, मतलब यहाँ से 200-300 किलोमीटर दूर था। तो हमने वो होमवर्क कर लिया कि यस यस ही इज इन, आज टाउन में ही है। फिर हम उसको मिलने गए, ही हैड नॉट एक्सपेक्टेड। All right. उसने हमारा एक्सपेक्टेशन किया नहीं था। हमने उसका गेट था, सिक्योरिटी थे, सब कुछ थे। हमने बोल दिया कि सिर्फ 5 मिनट चाहिए, हमको सिर्फ एक्सप्लेन करना है उनको। अभी इतने दूर से आए हैं, राइट? तो कस्टमर ने भी सोचा कि हाँ, इतने दूर से ऐसे तो नहीं आए होंगे। तो पहले तो उसने नहीं बोला, लेकिन हर एक चीज़, हर का क्या सबकॉन्शियस माइंड होता है, बैक ऑफ द माइंड उसने सोचा ही होगा कि ये इतने दूर से ऐसे ही आ गए तो चलो इनको मिल लेता हूँ। सो उससे क्या हुआ, आइस ब्रेक हो गए। Okay. फिर कस्टमर को हम मिले एंड ही ट्रीटेड अस वेरी नाइसली। Okay. ह्यूमन एलिमेंट में, ट्रीटिंग में बहुत अच्छे से उसने हम लोगों को ट्रीट किया। देन ही पुट फॉरवर्ड हिज पॉइंट कि मैं तो जब तक मेरा ये नहीं होगा ना तब तक आपको मैं नहीं दूंगा मेरी आपकी कार। हमने सब समझाया, सर एक ही कार है, हम लोगों को दूसरे कस्टमर को देनी होती है, सब कुछ हमने उसको समझाया। वो नहीं मान रहा था। फिर भी हमने उसकी कार में जो हमने जो प्रॉब्लम मिला था वो आइडेंटिफाई किया, वो उसको समझाया। और तब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने, सर हमने आपको जो प्रॉब्लम आया वो 150 किलोमीटर के बाद आया था। सर हमने ये गाड़ी खुद 250 किलोमीटर चला के देख ली है, और वो जो आपको जो कंसर्न था वो अभी तक आया नहीं है। तो मुझे नहीं लग रहा है अभी आपकी कार में प्रॉब्लम आएगा। तो थोड़ा वो सोच, कस्टमर स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ दैट। फिर बाद में बोला मैं सोच के आपको बताता हूँ। आई सेड ओके, नो प्रॉब्लम सर, मैं आपको जस्ट रिक्वेस्ट करने आया था, आपने हमें टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं तो आपको ये एक्सप्लेन करने ही आया था। हम निकल भी गया। फिर आई थिंक आधे पौने घंटे के बाद वही कस्टमर का हमको फ़ोन है कि आप लोग वापस आओ। तो हम तो थोड़े घबरा गए कि वापस क्यों बुला रहे हैं उनको। वापस आए तो
हर एक ह्यूमन एलिमेंट होता है। तो उसने सोचा आप इतने डिस्टेंस से आए, आपने इतना अच्छे से मुझे एक्सप्लेन किया, तो मुझे लग रहा है मुझे सोचना चाहिए। और यूल बी सरप्राइज टू नो उसने दूसरी एक गाड़ी की इंक्वायरी हमसे की। लेकिन उसके सामने हमारी कार तो उनके पास थी। तो देन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, बोला सर आपको, आप एक काम करो, आप टाइम दो, मेरा आदमी आपको कार दिखाने आएगा। तो उसको लगा कि वे फिर से 200 किलोमीटर दूर से दिखाने आएगा। तो उसने बोला मैं अहमदाबाद आता जाता रहता हूँ। बोला सर डू वन थिंग, आप शोरूम पे आओ तो आपको ज़्यादा वेरिएंट मिलेंगे, कलर की चॉइस, पेंट की शर्ट में मिलेगी, इंटीरियर का ऑप्शन मिलेगा, वो सब मिलेगा। तो वो बातें करते करते जो ओरिजिनल टॉपिक था उस पे से डाइवर्ट हो गया। मैंने सेल्स टीम को फ़ोन किया, ये इतनी इतनी कार अवेलेबल है, ये ऑप्शन अवेलेबल है, एक टैग प्राइस चाहिए थी। मतलब टैग प्राइस ये है, फिर लेकिन आप जो भी फीचर्स डिसाइड करते हो उसके ऊपर से फाइनल प्राइस होगी, लेकिन एक बार आप मौका दो तो हम, या तो हम आपको कार दिखाने जाए। बोलता है नहीं नहीं, मैं ही आपके शोरूम पे आऊँगा। अब जनरली दिस काइंड ऑफ कस्टमर्स दे डोंट गो, बट ही केम आफ्टर 2-3 days, ही फाइनलाइज्ड वन लोअर वर्जन कार। फिर इमोशंस आता है, ही वांटेड टू गिफ्ट इट टू हिज डॉटर, ओके राइट। बट वो पॉइंट तो खड़ा ही था उसका कि मैं, मेरा नहीं होगा तब तक नहीं करूंगा। तो देन स्लोली वी डाइवर्टेड हिम इनटू द नेगोशिएशन। ओईएम में भी हम लोगों को सपोर्ट किया वो केस के अंदर, कंपनी ने भी। और उसको ये जो सेकंड वर्जन वाली कार चाहिए थी, हमने उसको बहुत अच्छी डील में दे दी। वो कार उसने ली, उसने अपनी डॉटर को गिफ्ट की, और उसके थोड़े टाइम के बाद हमारी कार सामने से बेच दी। और हमने उसको बोला कि आपकी कार रेडी है, आपकी कार मैं भेज देता हूँ, आप मेरी कार मत भेजो, अब दोनों कार चलाओ। तो उसको लगा कि इन लोगों को तो मतलब दे आर फुल्ली डेडिकेटेड टू मी। वो मेरी भी कार वापस दे रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं आपको जब ट्रस्ट है ना तब आप मेरी कार देना। तो वी सेंट हिम हिज कार, इट वाज देयर फॉर 10-15 days, ही ड्रोव आल्सो, और सामने से उन्होंने हमारी कार भेज दी। तो ट्रीटमेंट जो होता है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके कस्टमर सर्विस करियर का सबसे डिफिकल्ट इंसिडेंट कौन सा रहा है अभी? एक डिफिकल्ट इंसिडेंट था जहाँ पे कस्टमर ने हमें लॉक कर दिया था, और बताया था जब तक आप लिख के नहीं दोगे कि आपकी लॉक इज इन लॉकिंग विद इन 4 walls। यस यस, ओके बिठा दिया था इन शॉर्ट वीकेंड से। किडनैप करना इज नॉट अ गुड वर्ड, बट ऑलमोस्ट ऐसा ही था। या सो ये सेड जब तक आप मुझे लिख के नहीं दोगे कि ये कार के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। ओके तो ये सिचुएशन में ऐसा था कि कस्टमर ने जो कार ली थी दैट वाज एन इम्पोर्टेड वर्जन। दैट टाइम इट वाज, बोलते हैं कि शायद गुजरात में वो जो उसने मॉडल लिया था वो फर्स्ट मॉडल था। और वो मॉडल फर्स्ट था तो उसके लिए डेफिनेटली बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ होती है जो हमको कंप्लेन लगती है वो होती नहीं है, वो प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक भी होती है। तो ये कस्टमर का ऐसा परसेप्शन था कि उसकी गाड़ी में पुलिंग हो रहा है, लेफ्ट साइड पे गाड़ी पुल हो जाती है। हमने सब चेक किया। हाँ, हमने सब पैरामीटर, जो टेक्निकल पैरामीटर इसके लिए व्हील का अलाइनमेंट होता है, वो सब हमने चेक किया। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट था वो भी किया। फिर एकदम परफेक्ट था, लेकिन फिर भी कस्टमर मान नहीं रहा था कि हर 15 दिन वो भेज देगा कि ये गाड़ी ठीक नहीं है, इसमें लेफ्ट साइड पे पुलिंग आता है। थोड़ा उसको इन्फ्लुएंस किया था उसके शॉफर ने भी। अभी ऐसा भी होता है कि कस्टमर कई बार ऐसे लोगों से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। शॉफर का एक बहुत फनी परसेप्शन था कि सर कार पीछे से देखते हैं ना तो वो बस के जैसी टेढ़ी लगती है। तो कस्टमर के दिमाग में ऐसा हो गया कि वो कोई डिफेक्टिव कार थी, और इंपोर्ट करते करते उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया और ट्रांजिट में, और हमने उसको ऐसे ही दे दी। वो उसका परसेप्शन था, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। तो उसके लिए, और वो इम्पोर्टेड थी तो उसके लिए मेरे पास कंपनी में से टेक्निकल एक्सपर्ट भी आए हुए थे, उन्होंने भी चेक कर लिया। तो एक स्टेज आया कि कस्टमर को जाके हम मिलते हैं, और तब कस्टमर ऑलरेडी थोड़ा भड़का हुआ भी था। तो उसकी ऑफिस में हम लोग उसको मिलने गए, तो उसने बिठाया हम लोगों को, बोला कि देखो ये गाड़ी में इतने टाइम से प्रॉब्लम है, ये है, मैंने जब से ली तब से चला ही नहीं है ढंग से, मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो हमने बोला सर थोड़ा बहुत था, हमने रिजॉल्व कर दिया है। नहीं, लेकिन अब बोलता है मुझे ये कार अभी नहीं चलानी है। बोला सर हमने तो ऑलरेडी करेक्शन भी कर दिया और ऐसा कुछ है भी नहीं। अब उसको बोल नहीं सकते कि ये तुम्हारा परसेप्शन है, ये तुम्हारा गलत फहमी है, तो वो जो हम हिंदी में बोलते हैं ना, अंधे को अंधा नहीं बोल सकते, इन अ ब्लंट लैंग्वेज आई विल से।
तो वो बोलता है जब तक तुम लोग मुझे लिख के नहीं दोगे कि ये गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो मैं था, मेरा टेक्निकल एक्सपर्ट था, मेरे एक दो टेक्नीशियन भी थे जो कार को साथ लेके आए थे। तो मुझे और टेक्निकल जो एक्सपर्ट थे उनको बिठा दिया कि और ऑफिस में कस्टमर का प्रोफेशन ऐसा था कि आपको पता चल जाएगा कि इट इज़ नॉट अ हेल्दी प्रोफेशन। तो ऑफिस में सबको बोल दिया कि सब बंद कर दो, बंद करके चले जाओ, ये लोग यहाँ पे ही रुकेंगे। ऐसा थोड़ा उसने तनाव क्रिएट करने का ट्राई किया। वी वर ऑल्सो टेंस्ड, बट वो जो बोलते हैं धीरे धीरे हम लोगों को अंदर से इंट्यूशन, अपना एक्सपीरियंस, इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद आ जाता है कि वी हैव टू हैंडल द सिचुएशन। तो मैंने बोला सर मैं तो आपको नहीं दे सकता। बोलता है तुमने कार बनाई नहीं है, इन लोगों ने बनाई है, तो ये लिख के देंगे। तो बोला सर ये भी लिख के नहीं देंगे। बोलता है तुम क्यों बीच में आ रहे हो, मैं तो कंपनी वाले से बात कर रहा हूँ। तो बोला सर वो मेरी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे आपको मिलने आए हैं और आपको बताने आए हैं हमने क्या काम किया है। तो ये मेरे इस पे आया तो सर मैं भी उनकी साइड लेके करूँगा। तो वो थोड़ा कस्टमर बढ़ गया, तुम क्यों बीच में आते हो। बट क्या होता है, ब्रांड होती है तो ब्रांड का वेदर वही है, मैं या डीलर है, हमको एक ही रहना पड़ता है। सो मैंने बोला सर आप जो करना है करो, मैं तो नहीं कर सकता। तो उसको भी थोड़ा लगा कि ये ऐसा कैसे बिहेव कर रहा है, फिर उसने कॉफ़ी मंगवाई। फ़ोन पे थोड़ा वो बोलते हैं ना इम्प्रेशन क्रिएट किया, कुछ कन्वर्सेशन ऐसा कर रहा था कि हमें भी लगेगा कि हमें भी कुछ कर सकते हैं। ऐसे कन्वर्सेशन उसके चल रहे थे, लेकिन हम लोग बैठे रहे थोड़ी टाइम। फिर जो बोलते हैं ना, कॉफ़ी पड़ी थी तो कॉफ़ी में से कुछ बात निकली। उसकी कॉफ़ी, उसमें स्मॉल टॉक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसकी कॉफ़ी थी, तो जो मेरे टेक्निकल एक्सपर्ट थे, नहीं वो फ्रॉम साउथ, तो उन्होंने कॉफ़ी पी के बोला कि सर ये फ़िल्टर कॉफ़ी लगती है। तो तुम्हें कैसे पता चला। तो वो ब्रिज को कि नहीं सर मैं साउथ से हूँ। तो वो बोलता है मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है। तो उसने फिर से पूछा कि आप कौन से जगह की कॉफ़ी पीते हो। तो उन्होंने कुछ विलेज का नाम बोला। तो उसने बोला मेरा मेरा भी घर इधर से थोड़ा दूर है। तो वो बोलते हैं ना, स्मॉल टॉक स्टार्ट हुई। फिर बोला कि सर एक बार हमने जो काम किया आप समझ लो, मेरी फ़्लाइट है यहाँ से 6:30 बजे की, एंड इट वाज ऑलमोस्ट 4:30, और जाने में, एयरपोर्ट जाने में टाइम लगेगा। तो कस्टमर ने बोला 5, अब दैट वाज इंसिडेंट बिफोर अराउंड 20 ईयर्स। तो इतनी सारी एयरलाइंस, प्राइवेट एयरलाइंस नहीं था। तो कस्टमर ने बोला कि मुंबई जो फ़्लाइट जाती है ना, वो आपकी 6:30 की फ़्लाइट है, और वो 6:30 की नहीं है, 6:35 की है। और बोलता है मैं अगर कॉल करूँगा ना तो वो फ़्लाइट 10 मिनट लेट जाएगी। दैट वाज, आई डोंट नो, मतलब इन्फ्लुएंस। हाँ, दैट वाज हिज कॉन्फिडेंस कि मैं फ़ोन करूँगा ना तो लेट भी जाएगी तुम्हारी फ़्लाइट। तो बोलता सर आप फ़ोन भी कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन चलो मैं आपको समझाता हूँ करके। फिर उसकी कार हम लोगों ने चलाई, उसके ड्राइवर को मैंने साथ में नहीं बिठाया। उसके ड्राइवर ने जो भरा था उसको मैंने मेरे साथ ले लिया। नहीं तो उसके ड्राइवर के साथ मैं था, मैं उसकी कार चला रहा था, पीछे कस्टमर अपनी कार में, कस्टमर, हमारा टेक्निकल एक्सपर्ट, उसके 2 बंदे आजू-बाजू में। फिर जला रहे थे गाड़ी, तो उसने कस्टमर को समझाया कि सर अब थोड़ा ये साइड से देखो, वो जो पर्सपेक्टिव विजन बोलते हैं ना, वो उसको समझाया कि सर आप कोई भी कार देखोगे तो आप कैसे लगेगी, राइट। तो उसने ये कार तो बताई, दूसरी कार जा रही थी उसको भी बताया कि सर ये परसेप्शन है और ये हर एक आदमी का होता है, बट ऐसा कुछ है नहीं। उससे पहले मैंने क्या किया था कि नीचे आए थे ना, तब मैंने बताया था कि अगर कार ऐसे ऐसे टेढ़ी होती है, तो मैंने एकदम वो देसी लैंग्वेज में बताया कि देखो साहब इधर 4 उंगली जाती है। बोलता है इधर भी 4 जाती है। बोला टेढ़ी होगी तो इधर ज़्यादा जाएगी। बोला इधर भी 4 उंगली, तो टेढ़ी कैसे होगी कार। तो थोड़ा हुआ, फिर हम लोगों ने टेस्ट ड्राइव लिया, उसके ड्राइवर को भी मैंने समझाया। कस्टमर के साथ जो टेक्निकल एक्सपर्ट था उसने भी काफ़ी रेपो बना दिया। वो जो बोलते हैं कूल डाउन हो गया था, और उसको हमने एयरपोर्ट पे छोड़ दिया। रिटर्न आते वक्त कस्टमर को मैंने फिर वो फिनोमिनन समझाया, पुलिंग होता है। तो मैंने बोला सर आप रॉन्ग साइड में चलाओगे, ये रोड का लेवल है, ये इसमें बहुत सेंसिटिव स्टीयरिंग आता है। तो रोड का लेवल होता है, तो आप अगर हाथ छोड़ दोगे तो रोड का लेवल क्यों होता है, बारिश होती है तो पानी जाने के लिए होता है। तो आप लेफ्ट साइड पे जाओगे तो गाड़ी, आप हाथ छोड़ दोगे तो लेफ्ट साइड पे जाएगी। तो बोला आप रॉन्ग साइड में चलाओ तो गाड़ी राइट साइड पे जाएगी। सो देन उसने भी कार रॉन्ग साइड में चलाई। फॉर्चुनेटली एयरपोर्ट का रोड था, ट्रैफिक कम था, तो उसने 90-100 पे चलाई। मतलब मेरा तो टेंशन हो गया था कि कैसे चला रहा है, बट उसने छोड़ा तो उसको लगा कि हाँ गाड़ी, कार राइट साइड पे भी जा रही है। तो उसको थोड़ा कन्विंस हो, बट ईगो है, एक्सेप्ट तो करेंगे नहीं वो।
फिर उसकी ऑफिस पे आए, बोलते हैं तुम कुछ भी बोलो, मुझे कार नहीं चाहिए। बोला कोई बात नहीं सर, आप मैंने आपको समझाया, वो तो आपको, हाँ वो मेरे समझ गए हैं, कोई बात नहीं सर, आपको जब ठीक लगे ना तब आप मुझे बोलना, मैं कार वापस ले जाता हूँ। तो ये बोलते हैं ना, सबसे टेंस एक्सपीरियंस था वो, जो 2 आवर्स उसकी ऑफिस में हमने निकाले थे, उसमें हर एक टाइप के बोलते हैं ना विचार आ गए थे कि ये कुछ भी कर सकता है हमारे साथ। तो दिस वाज अ इंसिडेंट दैट आई कैन से कि उसमें, बट जनरली ऐसा होता है ना, तो वी लर्न फ्रॉम दैट। मेरा एक हैबिट है कि ऐसा होने के बाद मैंने क्या अच्छा किया जिसमें से मैं बाहर निकल गया, और अगर कुछ गड़बड़ होता है तो मैंने क्या बुरा किया, मतलब विच आई डिड नॉट डू गुड। Okay, so what all learnings can you denote out of this experience? ऐसी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लर्निंग जो है कि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, Yeah. Okay. एंड कस्टमर इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, Yeah. राइट? हमारे भी इमोशन होते हैं, उसके भी इमोशन होते हैं। सो इफ यू टच अपॉन देयर इमोशंस, यू नो एवरीथिंग बिकम्स इजी फॉर अस। Okay. तो जैसे ये इंसिडेंट मैंने दिया, तो उसकी कोई चॉइस वाली कॉफी थी, उसका डिस्कशन हुआ, यू नो, और उस पे बात चली गई, तो वो जो उसका जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, दैट वेंट डाउन। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज है। Okay. इमोशंस जो होता है ना, उनके इमोशंस के आप केयर करेंगे, बिकॉज दे हैव एवरीथिंग। हमारे से महंगी कार है, हमारे से महंगा घर है, सब कुछ है। आप उनको 25,000 की भी गिफ्ट दोगे, इट डजेंट मैटर फॉर देम, बट इफ यू केयर फॉर देयर इमोशंस एंड देयर कन्वीनियंस, दैट प्लेज द रोल। इमोशन से याद है कि आप, अगर आपको जब कस्टमर एंटर हो रहा है आपके शोरूम पे, so what will you do in that initial first minute to make them feel that royal, to make them feel comfortable? See, in luxury brands, the most important thing is about the showroom facility. You know, the facility is created in a such a way that he feels that he is entering an environment which can cater to his needs. Sometimes we also, our seniors also say कि your showroom should be so attractive, spick and span, that customer entering should feel कि मुझे अच्छे कपड़े पहन के जाना पड़ेगा। हाँ, So that is very important. First is facility and second is attention. attention. All right. So there is a person in the reception who just greets him, ज़्यादा बात नहीं करते, वो just greets him, how can I help you? उससे ये कस्टमर को भी टाइम बहुत कम होते हैं। Immediately ask, I have come here to see X model, Y model. Okay, then she will make him comfortable, offer him a seat, ask him tea, coffee, refreshment. And all these luxury brand showrooms have their menu also. All right. You know, basic menu. Basic. कस्टमर आपके वहाँ पे लंच डिनर करने तो आया नहीं, तो यू कैन ऑफर टी, कॉफी, ग्रीन टी, और यू नो जूसेस ऑल्सो, शुगर फ्री ऑल्सो, डाइट कोक ऑल्सो। सो वो सब बोलते हैं ना, रिसर्च करके रखा जाता है। सो वी कीप दोज आइटम। ओके, उस पे भी रिसर्च करके रखा जाता है। हाँ, ऑलराइट। सो वी कीप दोज आइटम, एंड उसके वो करने के बाद इमीडिएटली शी कॉल्स द प्रोडक्ट एक्सपर्ट, जो उसका सेल्स कंसल्टेंट होता है, प्रोडक्ट स्टार असिस्टेंट होता है, देयर आर सो मेनी नेम्स। तो उसका जो पर्टिकुलर उसका ट्रेन किया हुआ सेल्स पर्सन है, जिसमें उसकी मास्टरी, उसको बुलाते हैं, एंड देन ही डेमोन्स्ट्रेट्स द व्हीकल टू द कस्टमर. Points are also defined. Show him from this angle, show him from this angle. Okay. Explain him this. If you open the door, this is the which is eye catching. You know, that also, पूरे script they have been trained in that way. All right. So उसके बाद बताया जाता है उसको. In between, he also asks questions. Sir, which car you are driving right now? Which I asked, I told you पहले. Sir, which car you are driving? For what purpose you are buying this car? You are buying for you or somebody in the family member. उससे need analysis हो जाता है. Okay. You know, and then he says, this, you come to see this model, perfect. But based on what you told, I think you should have a look at this model also. All right. Ultimately, the choice is left on him. So in our industry, it is always told, always guide the customer. Don't sell anything. Because he has to decide. Decision power has to be left on him. Oh, wow. So ये जो चीज होती है ना, that is very important. Nice. And you know, मैंने मार्केटिंग में कभी पढ़ा था कि in order to have a share of wallet from your customer, you need to share him. There is a share of mind and there is a share of heart that needs to be there in the customer. Yes. So it's not only the perception, it is always the emotional connection that you share with the brand.
तो Exactly. जो लग्जरी ऑटोमोबाइल्स की ब्रांड है, ये कैसे इमोशनल कनेक्शंस फॉर्ज करती हैं पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ? सी ये सब बिजनेस में ऐसा होता है कि customers, this kind of customers, they always, they don't see what you are selling. They will see why you are selling. Okay. What does that There are the brand values, Hmm. certain brands, जैसे बोल सकते हैं कि they always say कि we have our cars are maintenance free. Hmm. Certain brands, Hmm. they focus on safety and comfort. Hmm. सर्टेन ब्रांड्स दे फोकस, जैसे स्पोर्ट्स वर्जन होता है, जैसे मर्सिडीज की AMGs होती है या BMW की I सीरीज होती है, M सीरीज होती है, तो दे आर स्पोर्ट्स कस्टमर्स. सो दे फोकस ऑन द पावर, Okay. पावर ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द कार. सो ये सब चीज़ें जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो उसके बेस के ऊपर वी डिसाइड, एंड इट इज डिसाइडेड कि दिस कस्टमर हैज टू बी ऑफर्ड दिस प्रोडक्ट. Okay. And how are marketing campaigns decide that? See, marketing campaigns are nowadays, companies are becoming more aggressive on digital marketing, Okay. because only thing which remains with somebody is not his wife or husband, is phone only. Yeah. So it is utilized in an optimum manner. Digital marketing होती है, there are reels also, and उसके ऊपर से भी leads are generated, and these all social medias, they can capture the leads also. Does it sell based on this? I would say success rate would be 4 or 5%, Okay. but that means it should not be ignored also. Awareness तो generate हो रही है ना? Awareness हो रही है. Awareness is there. If the brand and product is also promoted, so in a long term it helps us a lot. Yeah. So what is the most effective way of selling then, if not digital media? Demonstration. So as I told, that sales process is in such a way that everything is explained, and then customer is offered a demonstration drive. So when that time, that we call it touch and feel. So that time demonstration drive is given to the customer, and during the demonstration drive also features USPs from other cars that he has been using, or other car that he is thinking about. USPs over those brands have been explained to him. Sir, you will not find this in this model or this brand you are thinking over. So that USPs are explained to him, and then slowly customer has been requested, okay sir, you will decide and let me know. So that lead, I can say that entire process of capturing lead, generating lead, those test drive, everything is captured. Okay. Yeah, and then the follow-ups are made. All right. So it is done in a very professional and scientific manner. Okay, you also said that you are a trainer on certain topics, and you have got certifications on Kodavari and other Japanese techniques of business. Can you brief us on that? See, it is basically all about, I would say, that the brands that I worked, those are the management certifications from those brands. Okay. So the word that Kodavari you told is actually a Japanese word, something in which a person is persistent in doing. That means Uska mean, yeah, that means Acha. Kodavari. So that is actually a certification training for, I can say, Toyota Customer Service Workshop Management. Okay. Then there is a certification from other brands also. There are C certification also, C management certification also. And those programs have been designed in a such a way, because those programs have also been designed by people like us in industry who have faced all those things. And they've realized, okay, this situation will come there also. And then they prepare the curriculum based on that. And those certifications and training are given by those brands only. And it is specific helpful for upselling that brand or that product, where the brand values are also taught to them, and the brand presence is also taught to them, brand history is also taught to them, so that the person feels, proud and confident to upsell that product or the brand.
So based on these certifications or courses or learnings that you have derived out of these, let's say I am a small cafe working with 5 people. How can I apply these techniques to my cafe? I would say not all the techniques can be helpful. The relevant ones. Yeah, but the few basic techniques, as I just explained, that how to keep the ambience, how to keep the facility, that is important. Also, once again, studying what kind of customers you are expecting in your cafe. That is important. Suppose if your cafe is somewhere near a college area, definitely you'll get the youngsters. So you can keep staff which can, communicate better with them, who can match with them. Sorry, if your cafe is somewhere in a corporate area, you may have people who just want some peace, one coffee, maybe working on a laptop or something. Then you have to keep ambience in such a way, and you also have to hire the staff in such a way who can cater to them, including the uniform also, dressing also. So that is very important. So it depends. If you ask me the advice, which area you are putting up, what kind of customers you'll be catering to, and what kind of products you'll be, food elements or coffee you'll be offering to them. Maybe green tea may not work well in a college area, but it may sell good in some corporate area, where you have set up the cafe. So you have to design the menu in such way also. All right. Okay. You also told about one technique that is used to handle the wastage or minimize the waste. That is actually Japanese term that is called Muda. Muda. So it basically teaches on how to reduce waste in terms of inventory, in terms of movements, Okay. in terms of cash flow, Okay. in terms of also there are actually 7 techniques. In terms of raw material also. Okay. So, and last but not the least, in terms of manpower also. Manpower. Yeah. So unemployed employee potential is also one of the wastage. Okay. You have had somebody of I can say a postgraduate degree, but you have given him some clerical work. So that is also wastage. Oh, wow. So these all techniques are there, which in terms we have to learn and we have to utilize in our profession. You worked with Japanese people? Yeah, I work with them. How is functioning there different from us? See, I would say they are very, very polite people. At least the people with whom I have dealt, very straightforward and very disciplined. That I must say. They also don't believe in much hierarchy. Okay. Yeah, I'll give you one example. I was in Middle East working with this Japanese brand. So in India, I used to see that whatever brands we were working with will have a regional representative for Gujarat and for West Zone or for North Zone. I have seen there one technical person will come from Japan. He will cover 7 countries in a month of tour. In 1 month tour. And those volumes were, I would say, phenomenal. Like the distributor where I was working was selling 1 lakh Toyota per year. And daily the vehicles serviced in that country by the distributor was 3,000 vehicles. Wow. Out of which 500 were serviced only in their main workshop. 500 cars in a day. And what's the average of other workshops? See, there Toyota was the highest selling car. Okay. So there the volume was very high. Alright. So what I'm trying to explain is maybe mine was a one distributor. He was handling 6 countries, 6 distributors, only one person. So the manpower was fully utilized. He will leave from Japan. He will make 1 month trip, 4 days here, 3 days to other distributor, 3 days to other distributor. He will analyze the business. Mainly he will analyze the process only. He will give correction. He will go back in a month. So just imagine one person handling 5 or 6 countries. And how do they do that? That was a business manager. Then there was a regional assistance center that was in Bahrain.
But that was only for technical issues. And it was so strong that anywhere in Middle East, some product issue was there. The flight from there was only 45 minutes. They were the Japanese citizen. They were given on-arrival visa anywhere they used to go. So even if the issue has happened in Muscat, he will travel from Bahrain on the next day only. And this person, what I was talking, he was our business manager. His in visiting card, it was only written regional service representative. No DA, no DGM, no GM, no vice president. So they are very down to earth people. And he was so knowledgeable. He will come also if there is some product issue. He will politely change his clothes. He will put on the workshop uniform and will go under the car also. Oh, wow. So that is what I think we need to learn from Japanese people. Okay, I wanted to ask you some questions about team dynamics also. So what is the strength of the team that you are currently handling? See, the current team I'm handling is around 100 people. 100 people? Yes. All right. And how do you identify the top talent out of all these people? See, it is, the question you asked is, I can say, we recruit people for servicing, handling the customer. So service consultants, then maybe sales consultants, then customer relation executives. So they have defined KPIs. Okay. They all have the defined job description, defined KPIs. If you ask me how I'm used to identify, I will identify first the KPIs, what they are achieving. And second most important thing, their intrapersonal relationship with each other. There may be situations that person is performing extremely well, but his relation with other employees is not good. So that also based on that, their intrapersonal communication relationship, I judge based on them. कुछ लोग होते हैं ना जिनमें स्किल्स होती है बट विल नहीं होता है एंड देन देयर आर अदर्स हु आर विलिंग बट उनमें कॉम्पिटेंसी नहीं होता है व्हाट वुड यू प्रेफर इन दिस सिचुएशन सी आई वुड से पीपल विथ will and no skill, I will train them because they have will. If they have will to do, they will have will to learn also, and they will have will to perform also. People with skill and will, I empower them. Okay. Move ahead. I am there for you because he has skill also, will also. Who has skill but who doesn't have will, there we have to counsel them. How do you do that? The best counseling is we have to show them consequences. Okay. You have skill to do that. If you will not utilize it, somebody else will utilize it. So that is very important. We have to counsel them. Counseling, we have to first explain that because of your non-performance or your lack of interest, organization is suffering. If you won't do that, everybody is replaceable in the organization, but we don't want to do that. Tell me something which I can help you to keep you motivated. And in those kind of people, they generally have certain kind of, suggestions, which they see they are not implemented, and then they feel demotivated. So there we have to ask them in that way also, that they feel being valued. Okay. When they feel being valued, they get motivated. Then you must be aware that we have been taught to deal with people based on the Abraham Maslow's pyramid, need analysis. So the bottom line is what? Our food and survival. So that kind of people we are dealing with is definitely poor technicians, junior technicians, pantry boys, washing boys, watchmen. Those are the people. So with them we deal according to that only. Then it comes to what social security needs. So social security needs is again junior management level. Then comes the safety needs. Sense of being valued. So there what I explained, that we have to deal with them. Then in our brand, in luxury brands, esteem needs is very important. So a person should feel proud that I'm working with this brand. So there we have to feel them, we have to make them feel. You should be proud you are working with this brand. Everybody doesn't get opportunity. You have been chosen carefully. You've been trained carefully. And when we deal with the customers,
They are self-actualization people. Yeah. Right. So those customers also, people with self-actualization needs, when they feel important, when you ask them something that you want to learn something from them. Okay. और कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं आप उनसे? So we just, if it is like, if you are dealing with some construction expert or a builder, we just tell them, sir, itne time mein aapne acha, you done a very good growth. Please teach us something also, And thus, these kind of customers, if you ask them something that you are trying to learn something from them, they are very helpful. Self-actualization Yes. need. So I had one customer who is a master, I can say, in Gujarat community. He is a very famous cook. He's into catering. His average plate start from 4,000 rupees, and he was my customer, one of the toughest customer. So I asked him that, how could you are managing business with team of 10 people only, that kind of thing. So he also taught me one thing. He's not educated, but he's expert in his field. So I asked him, what do you, he said, I generally visit each and every kitchen where I'm doing every once in a day. Whether one kitchen is in Vadodara, one in Rajkot, I'll go once there in a day. So I keep visiting my places. So that was important thing that I learned from him, that you have to go to the place and see. That reminded me of a Japanese principle, Geiji Genbutsu. अच्छा. Go to the place and see with your own eyes. Okay. Nice. So that is what whenever we meet such customers, I have a tendency to learn something from them. Then he told me a very interesting question. He said, my one catering bill is not less than 15 or 20 lakh rupees. And he said, second day I call my client after his function, shadi and everything is over. Third day I call him and I ask him that how was the food. If he says something that dal was not good or isme namak kam tha, he said, I don't approach customer for the payment. Oh, the whole payment? Yes. But then he said, I choose my customer in such a way that they give my payment also. So that's a way of, explaining. So that's what I also learned from him. In our industry also we do the feedback. And he is a customer, he'll generally relate his business with our business only. Nice. He said, you are also dealing with such clientele, I'm also dealing with such. My way is like this, your way is like this. Impressive. Have there been any circumstances जहाँ पे आपको टीम को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, but then you handle the situation in a brave manner? See, those kind of situations regularly come, but if given instance, I immediately remembered is a situation where the pandemic was there, and the automobile industry was badly impacted because of, you see, automobile, travel, aviation. Those were the industries which were badly impacted. So most of the automobile dealers, they were into, I can say, cutting down the cost. Everybody, I would say, not all the industries were cutting down the cost. And our industry is in such a way you cannot do work from home. Our industry is in such a way it is only done with the physical presence only. We can't sell or service cars by being working at home. So that was not possible in our case. And then that time there was a situation that the dealers had to take a call to cut down the cost by reducing the manpower. So that was a situation I felt very awkward, that because the people whom I had developed for 2-3 years built a strong team in a tough competition, I'll just have to ask them to go. So that was a situation where I felt very, I can say, very stressful. But as I said that, there is a will, there is a way. And I give one suggestion to the management of the company, how much cost we want to cut down. So it was anticipated this will go on for 2 or 3 months that time. So I said, how much salary kind of we can afford, So they said, no, I said, tell us the amount. So X amount was given. Okay, this amount, beyond that we cannot. I said, if you allow me, can I do my own planning? He said, what planning will you do? I said, I'll do one thing, give me some time. I will convince my people
that right now the situation everywhere, the financial situation is not good due to pandemic. So I will convince my people. We will not ask people to leave. Rather than asking 20% people to leave the organization, if I convince my people to cut down their salary for 20 to 25%, what do you think? So that was something which was idea snapped into my mind also. And I would say the top management or senior management also immediately accepted it. So I had to convince everybody. So transparency was very important. So I gathered everybody and said, rather than asking some of us to go home, why don't we all, this is the budget which we can, why don't we all manage in such kind of situation by contributing our salary. I also gave option to my people. आप बताओ कौन कितना कट डाउन बेयर कर सकता है. I don't want to force. Somebody may have more liability, somebody may have less. So somebody suggested 10-15% also. Somebody suggested 30% also. So that was, I would say, we are paying a cost to remain together with each other. It is something we are paying each other the loyalty bonus to work with each other. Amazing, yeah. Yeah. So that was something which the situation was very tough. But I would say the team supported me very gracefully because I was transparent with them. So maintaining the transparency, I could gather the confidence, and I would say that team still work with me for nearly many years. Wow. और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि टीम मेंबर्स हैव देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट एंड दे टेंड टू कीप देयर पर्सनल इंटरेस्ट अबव द ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट. हाउ डू यू हैंडल दो सिचुएशन? हाउ डू यू कन्विंस देम कि ऑर्गेनाइजेशन का जो बेनिफिट होगा तभी तुम्हारा बेनिफिट होगा? So that's what I told. No, I just show the consequences. Showing the consequences. If he is given an X profile, the person is giving importance to his personal priorities, then the KPI is given to him. I just explain them that if your KPI is not achieved, organization will suffer this kind of loss or this kind of cost organization will have to bear. Ultimately, your salary is also coming from the same organization. So that will impact your salary only. Perfect. So that is what we call it consequences. We have to explain in a very smart way. And what are the trends in luxury automobile industry and what can we predict, let's say, in this industry in 2040? I can say, as you can see that electric cars are also there. They have started. Are they selling well? They are selling well, but they cannot replace IC engine cars as of now. That is what I feel. Okay. But there are many trends. You might have heard hydrogen cars, alternate fuel technology. So hydrogen cars are also there. Then there are technologies which are on solar powered cars also. One German manufacturer has invented a paint which will convert the sunlight into the battery charging current also. Paint? Yes. Okay. So there's many technologies, many innovations are going on. And I would say that person working in this industry has to be with an open mind. Because I'm a person who studied automobile engineering with the carburetor cars and those cars. But yes, I would say there are so many trends coming. And one agency also has done that is called the CASE of automobile, CASE. So CASE, C stands for connected mobility. A stands for autonomous driving. The cars will be, I can say, you have seen many features, DAS 1, DAS 2, DAS 3. So that will be autonomous mobility. Okay. S stands for shared mobility. People will share the mobility more and more. So that is also a future of, I can say, the mobility industry. You can see Uber and Ola coming their way. And E stands for electrics. Electric car will be there and they'll have a dominant share in the future of automobile. And what about self-driven cars? That is what I call autonomous one. I thought that. Autonomous driving. And I don't know if this is a relevant question or not, but how are the companies going to relate emotional branding to self-driven cars? I mean, I see these as antithetical to each other. So self-driven cars, they will be marketed as a comfort only. Comfort and convenience. I'll give you an example. I was in US before 3 years and
The Tesla was there also, and they were autonomous cars. I had a car, and I was driving also. I have seen people on the steering reading the newspaper. So that is what the beauty of self-driven car. But I would also say that one should not fully rely on them. Okay. It is just an aid given for the comfort, and aid should not become the dependency. So that those cars will be marketed as a convenience, as a comfort, time saving, because if the autonomous car is there, you can do some activity also, but that is very dangerous. So they will be sold as a comfort and convenience only. Okay. You work with a lot of younger people in your team. So how do you think the values of Gen Z or young generations are changing? That is, I think, the challenges most of the people are facing in the industry. I would say that we need to first understand what kind of generation we are dealing with. If you're talking about Generation Z, they are very well informed. They have everything in their mobile, the device that you're using. They have plethora of information, but they don't know which is helpful and which is not helpful. Which is right and which is wrong. So there, I think you need to keep in between, and you need to intervene, and you just need to guide them. These generations, as I told, well informed. They will believe in saving in future. Like people like us, for us it is like we will save for what? To buy a house. We will save to buy a car, or we will save to invest in gold. But they will be the people, they will be investing in future. Okay. I would say they will not be having a liability of buying a house. They'll be renting one. They'll be renting one, and there will also be companies in the future. Like you can see now, the leasing has become, car leasing is there. You make a lease agreement with one company. They give you one particular car to drive. You shift to another city, they will give you similar car there. But lease agreements तो B2B होता है ना, organizations के साथ. That's what I'm telling. So they basically will not take liability on their hand. Okay. They will look for a job which gives them an opportunity to explore the world. Alright. They will look for a job which gives an opportunity to explore the world. So on site, off site, that will be their preferences, because they want to explore the world without taking liabilities. They will also, as I told, they will also not be much keen on buying a house. There will be future. I've heard of something. There will be future. Some companies will also be there. We will give you the same 1-bedroom, 2-bedroom house as per your need with the particular interior. You work in Ahmedabad city, they give you that kind of house for the rent. You shift to another city, they'll give you similar house for Is that so? Yes. So those shared living and shared mobility, those concepts will be coming soon. Wow. So that's what I said. Generation Z will be the generation that they will invest in the future. They will invest more. They want to earn fast, and they want to retire early. So there may be chances they may retire at the age of 40 and 45 also, and they will make their earning in such a way they are able to save plenty for their future life. Do they give you a tough time handling a team? Yeah, they do give a tough time. I would not say tough time. They do give us the challenges. So that time counseling is very important. And as I told you, that Maslow's pyramid, that helps us a lot. What is your purpose of working in this organization? And they are the people who generally work for the esteem needs. Okay. They work for the esteem needs. Because I would say that people like us, by the time they reached of buying a 3-bedroom flat with 2 ACs and 1 car, they are the generation when they were born, they had everything in their hand. So the life which ended for us, or which is deciding for us, is a beginning for them. So they won't have value of all those things. So that is what we have to deal with them. First, we need to deal with their esteem needs.
then also we need to find a career path for them. We generally show the career path. This age you are here. If you work like this, you continuously achieve your KPIs and perform, you will reach this position, then this position. You can also become the CEO of the company. So we have to show them the career path. That helps us retain them with us for a longer period. That you have a good future in this company. That we have to make them realize. Don't worry, you are at a junior position, you are just a service consultant. But what I reached in 20 years, you may reach in 10 years also. So that's what we have to show them. Okay. And how has your leadership style evolved over years? I would say I'm more of a collaborative leader. Now? It depends. Okay. See, if it is like, as I told, like skill and will is not there, both are not there, then we have to be a little bit autocratic. We have to give them directions. So it depends. But more of a period after these many years, I feel that I started my career as an autocratic leader because I was also new. I was in a manufacturing unit. Uneducated laborers were working with me. So that time autocratic. But over a period of time, I realized that collaborative leadership helps us a lot. It's a win-win situation. So I generally adapt to that kind of leadership. You also win, I also win. And do you mind telling us one leadership mistake that you committed? One leadership mistake I committed was only because I would say that I lost a good team member because of being a little bit short-tempered. Okay. Yeah. So that is what I felt that, yes, this should not have been done. My profile is in such a way that we have to get work done from so many people. And in the emotion that I took, the intensity was there. I was kind of impulsive. So that impulsive decision that I took, I then realized it made a big dent on my career also. So losing a good person from my team was something which I felt that was a mistake that I made. क्योंकि अभी तक आप वो पॉलिटिकल पर्सनालिटी से नहीं मिले थे Knew that. Patience. So we have to, in our industry, we have to deal with such powerful personalities, industrialists. We have to deal with them. So what happens, the side effect of this is we subconsciously become perfectionist. If I'm able to deal with this customer, why you are not able to do this? So people like us, it's a side effect, I will tell you very transparently. Our expectations start increasing from our team. So there we have to realize that everybody's all five fingers are not the same. So that time we have to be very careful. What is his weakness can be a strength of somebody else also. And he or she has a better strength that can help me cultivate this particular area of business. That we have to realize. As a leader, you need loyalty from one customers and number two, your team members. And what frameworks do you use to ensure these things? See, first thing is, as I told, we have to be attached with their emotions. So if I talk about the customers, we should always try to turn customers into our fans. Fans, Fan. You can see, rather than a customer database, somebody's fan follower is always high. Yeah. So what is the difference? You have to make customers your fans of the brand or fans of the product that you are dealing with. So there is a big difference, but very small difference. Like customers, you need to attract the customers. Where fans are always there. Customers give their money, but fans, they give their heart. Customers, they generally complain, but fans always forgive. Yeah. Customers are satisfied, but fans are always passionate. Wow. So that is a very important thing that one should, keep in mind. If the customer becomes the fan of your services or your product or the brand, there will be a time they will push you forward.
you see a football match, I would say, not the cricket match. You see the football match. How the audience cheers each and every player they are fan of. Because they are fans. Even if the team loses the match, they will forgive them. So that's what happens. If you talk about a superstar also, people are fan of the superstars. Maybe his 2 movies are good, 1 movie is not good. They will forgive him. So that's what the importance of, I would say, customers should be turned into the fans. And to make them fans, we should go to whatever extent or whatever positive or creative way we must do that. Can you share an example of this? Yeah, I can say the brand that I worked are certain customers whose third generation are still associated with the brand. Like I was in 2003, customer was using X model. That time the customer was, I can say, dissatisfied customer. So dissatisfied customers are biggest source of learning for us. So that is very important, that customers, many things are there that customers third generation are using the same brand. I would say not my customers, but that brand philosophy is in such a way that keeps them bonded with them, with the brand. So those customers have actually become the fans. So there are many incidents. You will see many families, they'll be using one brand only. They will complain, but still they will use it. Amazing. In my experience also, there are many customers who continuously complain, but they end up buying another car also. So it is like kind of, they can't live without it. And what about loyalty on end of team members? Because abhi to entrepreneurship ka wave chal raha hai na, so many of them must be aspiring to be new DSAs or independent freelancers in your industry also. So aap kaise deal karte hain and how do you gain loyalty? See, it is in the industry or the brand that we are dealing with. The success comes only after experience. So there is a famous sentence that I would say, that train people in such a way they easily get another job, but treat them in such a way they don't change the job. Insightful. Yeah, so that's very important for us. And in my case, I generally apply one formula. I have not learned, I have just learned from my experience only. So it is retaining a good team. So retaining people is very important for us. So it's an acronym, retain. I'll start with the R. R stands for recruit right people for the right profile at the right time. E stands for education. Educate them of 3 P's: product, process, and policies. T stands for the train. Train them for the profile they have been recruited. A stands for appreciating them. Appreciate them. There are certain levels of training. There are certain small achievements. Maybe he has qualified in some certification, or maybe he or she has achieved a milestone. Appreciate them. Small, even mail of appreciation also matters a lot for them. I stands for incentivizing them. So set their KPIs in such a way that beyond 100 or 110, they get incentivized, so they get more motivated. And last stands for N. N means nurture them in bad times. Nurture them when they are confused. Nurture them when they are stuck. Yes or no? So that time nurturing them is also a good technique, I would say. That don't disturb them. You make them realize I'm always there. If you are stuck somewhere, let me know. So I would say that retain is the acronym that I use, which has helped me a lot. And I feel it has been a great help to me, because people have been working with me for many years. There are many people who don't work with me in the same brand, but they approach me, if they are stuck somewhere, for some professional guidance also. So basically it is nothing but, becoming the role model of them. Thank you. Thank you for such wonderful insights. And thank you. It was an absolute pleasure hosting you here. Thank you so much. I also got an opportunity to go into my past and bring out so many things. Yeah, but it was wonderful.
Thanks a lot. Wonderful having this conversation with you. Thank you so much. Thanks a lot. Thanks.